हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं, इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स फॉर गर्ल चाइल्ड, की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन और योजनाएं। तो स्कूल लीडरशिप में हम जो फोर्थ यूनिट है उसी का हम ये पॉइंट कर रहे हैं, इंसेंटिव्स एंड स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, कि बालिकाओं के लिए जो सरकार की तरफ से कौन कौन से योजनाएं बनाई गई हैं और उनको किस किस तरह से इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही टॉपिक करेंगे। तो जो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो जो पॉइंट्स हैं, बालिकाओं की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, फिर बालिका शिक्षा में बाधाएं, बैरियर्स इन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन और योजनाएं, इंसेंटिव्स एंड स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड। तो ये जो पॉइंट्स हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस पर हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं बालिकाओं की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो जैसा आप इस फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। हालांकि यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है भारत माता का सशक्तिकरण। इफ़ यू एजुकेट अ मैन, you educate an individual. However, if you educate a woman, you educate a whole family. Women empowered means Mother India empowered। कि अब जो गर्ल्स एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया, और ये लाइन उसकी इम्पोर्टेंस को कितने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, एक लड़की को शिक्षित करते हैं, तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो एक महिला की जिम्मेदारी होती है, अपने घर की भी जिम्मेदारी होती है, बाहर की भी जिम्मेदारी होती है। तो घर में सबको देखना, बच्चों को देखना। तो इसलिए अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ उस महिला को शिक्षित नहीं कर रहे, आप उस पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ है भारत माता का सशक्तिकरण। तो अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करना है, तो जितनी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मेल के लिए है उतनी ही फीमेल के लिए है। तो इसलिए जो आज का ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं कि एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, कि गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, और गर्ल्स एजुकेशन को, गर्ल्स चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लेके आई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन स्कीम्स की हम बात करेंगे। तो उन स्कीम से पहले हम एक जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे बालिका शिक्षा में क्या क्या बाधाएं हैं, बैरियर्स इन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बैरियर्स जो है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, कि हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक एक कारण है वो भी एक तरह का बैरियर का काम करता है। सामाजिक कारण हम जैसे कह सकते हैं कि लड़कियों का छोटी उम्र में विवाह कर देना, या गर्ल्स की एजुकेशन को कम महत्व देना, कम प्रायोरिटी देना। या और भी हम कह सकते हैं कि जैसे एक सामाजिक है कि जो गर्ल्स को, हमारा जो सोसाइटी है मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, तो बॉयज़ की एजुकेशन को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जो एक हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो सोशल एंड कल्चरल जो फैक्टर्स हैं, ये भी गर्ल्स एजुकेशन में एक तरह का बैरियर का काम करते हैं। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो असुरक्षा है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि घर से बाहर जाना तो रास्ते में बस में
सड़क पर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर उनको बहुत तरह की जो समस्याएँ हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो एक एक तरह की जो असुरक्षा है, तो कई बार जैसे शहरों में काफ़ी होता है, गाँव साइड में जो स्कूल्स होते हैं काफ़ी दूर होते हैं, तो अब घर से स्कूल तक या कॉलेज तक ट्रैवल करना गर्ल्स के लिए एक चैलेंज की तरह होता है। तो जहाँ पे इस तरह की जो गर्ल्स को असुरक्षा महसूस होती है रास्ते में, उनको लोग परेशान करते हैं, तो कई बार अक्सर आपने न्यूज़ में भी इस तरह के केस देखे होंगे। तो कई बार इस असुरक्षा की वजह से ही जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन नहीं ले पाती और उनको घर बैठना पड़ता है। तो एक जो दूसरा बैरियर है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यौन उत्पीड़न का डर, फियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कि गर्ल्स एजुकेशन में एक जो और बैरियर है, यौन उत्पीड़न है, सेक्सुअल हरासमेंट है, कि सेक्सुअली जो परेशान किया जाना है, तो ये भी एक समस्या है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। परिवार में आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन द फैमिली, कि कई बार हम देखते हैं कि परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से भी जो माता पिता हैं अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। और कई बार ये आर्थिक समस्याओं की वजह से अगर एक परिवार में एक लड़का है एक लड़की है, तो घर वाले हम देखते हैं कि जो लड़के के एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं, और लड़की की शिक्षा पे इतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते। तो परिवार में आर्थिक तंगी, गरीबी एक कारण है बालिका शिक्षा में, एक तरह का बाधा है, बैरियर है। रूढ़िवादी मानसिकता, कंजर्वेटिव मेंटालिटी, कि आप जैसे इस तरह की है कि लड़कियां पढ़ के करेंगी क्या। एक पुरानी मान्यता चलती आ रही है, काफ़ी हद तक ये कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देखें तो गांव साइड में हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स की सोच होती है कि शादी के बाद इनको दूसरे घर ही जाना है, घर संभालना है, तो इतना ज़्यादा पढ़ के करेंगी क्या। तो रूढ़िवादी मानसिकता भी एक बैरियर है हमारे यहाँ बालिका शिक्षा के सामने। फिर योग्य महिला शिक्षकों की कमी, लैक ऑफ क्वालिफाइड फीमेल टीचर्स, की विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में योग्य महिला शिक्षकों की कमी भी एक कारण है, जिसकी वजह से विद्यालय में, कॉलेज में महिला शिक्षकों की कमी के कारण भी जो पेरेंट्स होते हैं सुरक्षा की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स को, लड़कियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते। बाल विवाह, अर्ली मैरिज, ये भी एक सामाजिक कारण में आ जाएगा ये, कि अर्ली मैरिज की वजह से गर्ल्स का छोटी उम्र में उनकी शादी की जाती है, और खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में उनको घर संभालना पड़ता है। तो अर्ली मैरिज भी एक बैरियर है गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के सामने। लड़कियों के लिए अलग शौचालय का अभाव, कि लैक ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स। तो अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसके तहत जगह जगह गांव में टॉयलेट बन रहे हैं, स्कूल में टॉयलेट बन रहे हैं। तो इस समस्या पे काफ़ी हद तक काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो एक समय था कि जो स्कूल्स थे वहाँ पे गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं होते थे। तो अगर इस तरह हम देखते हैं, आप राह चलते देखते हो, तो गर्ल्स और मेल फीमेल में क्या है कि मेल के लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो जो हम देखते हैं शहर साइड में जो विद्यालय थे, गांव साइड में जो विद्यालय हैं, वहाँ पे मेल तो जाके कहीं पे भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फीम गर्ल्स हैं तो उनके लिए इस तरह की बहुत दिक्कतें होती थी। तो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शौचालय के अभाव के कारण, टॉयलेट्स ना होने के कारण लड़कियां स्कूल में नहीं जाती थी और घर में ही रहती थी। तो ये भी एक बैरियर है।
घर पर घरेलू कर्तव्यों को निभाने का कार्य जैसे सफाई, धुलाई आदि। तो आज भी देखते हैं कि हम कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ-साथ उनको घर की ज़िम्मेदारी भी उनको सँभालनी पड़ती है। तो इसलिए उनका जो टाइम है ज़्यादातर घर के कामों में ही बीत जाता है। तो उनका तो जो अपने विद्यालय अपनी शिक्षा पर, एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दे पाती। तो ये भी एक कारण है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में एक बैरियर है। तो अभी तक हमने देखा कि जो गर्ल्स एजुकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, और फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ पे गर्ल चाइल्ड जो एजुकेशन है उसके सामने कौन कौन सी बैरियर्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड जो है उसको ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब देखते हैं कि जो ये बैरियर्स है तो फिर गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स लेके आई है कि ताकि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। तो हम उन स्कीम्स को देखते हैं। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जनवरी 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्कीम लाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। The scheme was launched with the objective of creating awareness and improving the quality of welfare service and their access to women and girls। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जागरूकता पैदा करने और कल्याणकारी सेवाओं की गुणवत्ता और महिलाओं और लड़कियों तक उनकी पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया। यह योजना देश में गिरते बाल लिंगानुपात को भी दूर करने की कोशिश कर रही है। तो जो हम देख रहे हैं कि जो गर्ल चाइल्ड जो है उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और जो बालिकाओं की जो भ्रूण हत्या होती है उनको रोकने के लिए जो लिंगानुपात है, मेल फीमेल जो रेशो की बात करें उसको अच्छा करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्कीम है इसको लाया गया। और आप सब इस स्कीम के बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत जब लड़की पैदा होती है तो पैदा होने से 10 साल तक की उम्र, मतलब 10 साल से पहले तक उनको बैंक में इस स्कीम के तहत लड़कियों का अकाउंट अपना खुलवाना होता है। जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी जो गर्ल्स हैं उनका अकाउंट खुलवाना होता है, बैंक अकाउंट। और फिर उसमें अगले 14 सालों तक अ, वो 1,000 से लेकर हर महीने 1,000 से लेकर, और हम बात करते हैं हर महीने 1,000 से लेकर और 1.5 लाख रुपए तक की रकम जो पेरेंट्स हैं उनको जमा करना पड़ता है। तो सॉरी, हम बात कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है, जो स्कीम है, इस योजना के तहत जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो 10 साल अपनी जो बेटी हैं 10 साल से पहले ही उनका बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है। और इस अकाउंट में वो प्रतिवर्ष 12,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रकम अपनी बेटी के नाम से जमा करवाना होता है उनको। और ये जो रकम है अगले 14 साल तक उनको जमा करवाना होता है। और 14 साल के पश्चात जितना भी वो रकम बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो उस अमाउंट का तकरीबन 3 गुना ज़्यादा उनको बैंक की तरफ से, इस योजना की तरफ से मिलता है, जिसमें से जब लड़की 18 साल की होती है तो 50% अमाउंट निकाला जा सकता है और 21 साल के बाद पूरा अमाउंट बैंक से निकाला जा सकता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत। तो आप इस योजना के बारे में और भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो अब हम अगली स्कीम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। This scheme was launched for setting up the residential school for girls belonging mainly to the backward and minority communities. The scheme was merged with सर्व शिक्षा अभियान in 2008। कि यह योजना मुख्य रूप से पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को 2008 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ
मिला दिया गया था। तो जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये जो विद्यालय हैं, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये आवासीय विद्यालय खोले गए थे, जहाँ पे लड़कियां जो है शिक्षा ले सकें बिना किसी आर्थिक समस्या के। और 2008 में जो है इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया था। फिर हम देखते हैं लाडली योजना। This scheme was launched and implemented by Delhi and Haryana government in 2008. The aim of this scheme is to control female feticide as well as improve the status of girl child through education and equal gender rights। कि इस योजना को 2008 में दिल्ली और हरियाणा सरकार द्वारा शुरू और कार्यान्वित किया गया था। इस योजना का क्या उद्देश्य था? कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण करना, उसको रोकना, और साथ के साथ कन्या शिक्षा और समान लिंग अधिकारों के माध्यम से बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना। तो जो कन्या भ्रूण हत्या है, फीमेल फेटिसाइड है, उसको रोकना, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना, और जो गर्ल्स हैं उनकी जो स्थिति है उसको उसमें सुधार करना। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, और इस योजना में लड़की के जन्म के समय जो जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब वो 10th और 12th क्लास पास करते हैं, तो उस समय उनको सरकार की तरफ से कुछ रकम दी जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा में बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना, और जो फीमेल फर्टिसाइड है उसको कम करना, उसको रोकना। फिर हम देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। ये योजना 2007 में आई थी। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ले अ फर्म फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ गर्ल्स थ्रू इम्प्रूवमेंट इन देयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस एंड ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ अ गर्ल। कि यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखना, और लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो जैसे हमने लाडली योजना की बात की कि 2008 में दिल्ली में शुरू की गई थी, दिल्ली हरियाणा में, तो इसी तरह लाडली योजना की तरह ही 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें बालिका शिक्षा को प्रमोट किया गया। और जैसे लाडली योजना के अंतर्गत लड़की के पैदा होने पर उनका विद्यालय में एडमिशन पर, 12th क्लास पास करने पर, और शादी के समय सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो जो हम बात तो हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। फिर हम बात करते हैं किशोरी शक्ति योजना। दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट एम्स टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ एडोलेसेंट्स गर्ल्स। कि यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी 2006 में। और इसका जो उद्देश्य था, जो किशोर लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो लड़कियां हैं, जो किशोर लड़कियां हैं, जो 12 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनकी जो जो स्वास्थ्य जो है उनकी स्वास्थ्य की देखरेख करना, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, और स्वास्थ्य और पोषण, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं सबला योजना।
This scheme was launched by the Ministry of Women and Child Development in 2011 and aims to empower adolescent girls through education. यह योजना 2011 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से किशोर लड़कियों को सशक्त बनाना है। तो इसमें जो सबला योजना, तो नाम से ही सबला मतलब बल उत्पन्न करना शक्ति के साथ। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम से जो लड़कियों को, किशोर लड़कियों को सशक्त बनाना, और जिन गर्ल्स का जैसे पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं है तो उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करना, ताकि वो जो गर्ल्स हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें और किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें और स्वयं कमाकर अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो सबला योजना का मुख्य उद्देश्य था कि लड़कियों को सशक्त बनाना आर्थिक रूप से। फिर धन लक्ष्मी योजना, दिस स्कीम was started in 2008 by Ministry of Women and Child Development. It's aimed to provide cash transfer to the family of a girl child after birth, registration and immunization. तो धन लक्ष्मी योजना है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें गर्ल्स को आर्थिक रूप से मदद इस योजना के अंतर्गत उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। तो यह योजना 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य लड़कियों के जन्म और जन्म का पंजीकरण और टीकाकरण के बाद एक बालिका के परिवार को नगद हस्तांतरण प्रदान करना है कि जब लड़कियां पैदा होती हैं तो पैदा होने के बाद उनका परिवार अपनी लड़कियों का जो उनका पंजीकरण करवाता है, टीकाकरण करवाता है, तो उसके बाद जो सरकार की तरफ से उनके परिवार को, लड़कियों के परिवार को एक राशि दी जाती थी इस योजना के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। तो दिस सेविंग स्कीम लॉन्च टू इंश्योर इक्विटेबल शेयर टू द गर्ल चाइल्ड बाय फैमिली। यह बचत योजना परिवार द्वारा बालिकाओं के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। तो इस जो हमने सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हमने बात की थी जो स्कीम, तो उस स्कीम, वो स्कीम और जो सुकन्या समृद्धि योजना है, दोनों स्कीम एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस स्कीम के तहत और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ही लड़कियों के लिए इस योजना के तहत ही जो बैंक है लड़कियों का जो उनका बैंक में अकाउंट खोलता है, और उसके बाद जैसे मैंने आपसे बात की थी कि 14 साल तक जो है जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको हर साल 12,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा करनी पड़ती है, और 14 साल बाद उनको जितनी भी राशि उन्होंने जमा की है उसका 3 गुना ज़्यादा वो उनको वापस मिलता है। फिर हम बात करते हैं CBSE की। तो CBSE हैज़ बिगन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट हु आर द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, कि CBSE ने भी उन छात्राओं के लिए, उन लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी जो अपने माता पिता की एकमात्र इकलौती संतान है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।